Hello and namaste. Welcome to our special program बातें दिल की सीजन 5 with me अवांतिका सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हर स्कूल और हर घर की कहानी है, लेकिन अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये सिर्फ शरारत नहीं होती, इसके निशान बच्चों के मन पर काफी गहरे हो सकते हैं। हम बात करेंगे बुलिंग और बैड बिहेवियर की, वो बातें जो अक्सर क्लासरूम्स और प्लेग्राउंड्स में दबी रह जाती हैं। और इस सेंसिटिव टॉपिक को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमित सेन, जो एक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट है, एंड एन मरिया जॉय, जो एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है। वेलकम टू द शो। व्हाट इज बैड बिहेवियर? बुरा व्यवहार होता क्या है और ये एक स्कूल सेटअप में इसका क्या मतलब होता है? सोचिए एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है या फैमिली है, हाँ, वहाँ पे कल्चर क्या है, वहाँ आपके उसूल कैसे हैं फैमिली में, उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप बड़े ट्रेडिशनल फैमिली से हैं तो अगर बच्चा आपको जवाब देता है या आप जो कहते हैं उसको सुनता नहीं है तो वो भी बुरा व्यवहार हो जाता है ना। उसी तरीके से अगर हम एक बड़े ट्रेडिशनल स्कूल में जाएं जहाँ पे टीचर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहती है हर बच्चे के साथ, अगर कोई बच्चा बैठता नहीं है वो बैड बिहेवियर हो जाता है। और उसके आगे तो अगर कोई बच्चा गुस्सा करता है या अगर वो नाखुश है उसको दिखाता है, खुलेआम उसके बारे में बात करता है या ऊंची आवाज में बात करता है, और उसके आगे भी अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है, ऐसे भाषा इस्तेमाल करता है जो कि लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो फिर बैड बिहेवियर हो जाता है। और उससे भी ऊपर अगर जाएंगे तो फिर बिहेवियर्स दिखती हैं अग्रेसिव, जब उनके बिहेवियर में या गुस्सा जो है वो ट्रांसलेट होता है मारपीट में या तोड़फोड़ में, तो एक और लेवल का गुस्सा या बैड बिहेवियर आप कह सकते हैं। और फिर उसके भी आगे जब बच्चे रूल्स वगैरह को उसका उल्लंघन करने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, एक तो सामाजिक दायरे हैं जिसकी बात कर रहे थे, लेकिन उसके आगे कानूनी जो दायरे हैं वो भी तोड़ सकते हैं बच्चे। तो जब बड़े हो जाते हैं बच्चे और उनको जिस किसी कारण से भी हो, कभी कभी वो ऐसे काम कर डालते हैं जो हमारे जो सामाजिक नियम हैं या जो कानूनी नियम हैं वो टूट जाते हैं। जैसे आजकल आपने अक्सर हमें न्यूज़पेपर्स में या टीवी चैनल्स में दिखता है कि बच्चों ने कोई क्राइम कर दिया है, ठीक है ना, इवन मतलब इस टाइप के क्राइम्स भी कर देते हैं बच्चे। वो एक एक्सट्रीम टाइप का आप कह सकते हैं बैड बिहेवियर है। लेकिन बैड बिहेवियर शुरू होता है अक्सर घर पे, स्कूल में, जहाँ पे बच्चे खेलने जाते हैं बड़ों के साथ। बड़े अक्सर बच्चों का जो बिहेवियर है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि अगर कुछ ऐसा कह दिया जो जिससे हमारा इंसल्ट हो गया है, हमें रिस्पेक्ट नहीं किया गया है, तो वो बहुत बैड बिहेवियर है। ये नहीं सोचते हैं कि क्यों किया है बच्चे ने, और ये एक समझने वाला विषय है कि क्यों बच्चे इस तरीके से व्यवहार करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे लिए, बड़ों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। बैड बिहेवियर की शुरुआत कब से होती है? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, इनोसेंट, मासूम होता है, बच्चे को क्या पता, तो हाउ मच डज द एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट टू बैड बिहेवियर? जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, दे गो आउट, स्कूल में जाते हैं, एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि अब कुछ वो रूल्स फॉलो करने लगेंगे, जैसे डॉक्टर सेन ने कहा, कुछ नियम या कुछ रूटीन फॉलो करने लगते हैं। वो एक्सपेक्टेशन जब आ जाती है, आई थिंक, और जब वो फॉलो नहीं कर पाते, तब आई थिंक ये आइडियाज़ बैड बिहेवियर के आने लगते हैं कि आप बात नहीं सुन रहे, आप समझ नहीं पा रहे, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे। जैसे क्लास में आप जाने लगते हैं तो इट्स नॉट सिर्फ आपके बिहेवियर के बारे में, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप क्लास की हार्मनी रख पा रहे हैं कि नहीं, या फिर आप क्लास को डिसरप्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो आई थिंक दैट्स व्हेन ये आइडियाज़ आने लगते हैं कि व्हाट काउंट्स एज गुड बिहेवियर एंड बैड बिहेवियर। एंड एनवायरनमेंट काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है इन चीज़ों को, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी लर्न, दैट बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं हमें देख देख के, हमें आसपास क्या हो रहा है, आसपास कौन सा बिहेवियर अलाउ हो रहा है, किन बिहेवियर को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है हमारे आसपास। आई थिंक ऑल दोज थिंग्स kids learn, बच्चे देखते हैं, and then they start picking up on that definitely. So जो environment होता है it highly influences बच्चे का behavior as well. क्या बैड बिहेवियर और बुलिंग एक साथ चलते हैं? बुलिंग का अगर आप मतलब हमें समझा सकते हैं, आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुलिंग? बुलिंग और बैड बिहेवियर में काफ़ी ओवरलैप है। बैड बिहेवियर्स अलग अलग किस्म के होते हैं, उसमें से एक है बुलिंग, जहाँ आमतौर पे एक बच्चा या एक इंसान एक दूसरे बच्चे को या इंसान को ऐसे ट्रीट करता है जिससे दूसरे को हानि पहुंचता है। इसमें एक पावर डायनामिक होता है, यानी एक इंसान, एक बच्चा उसमें अपने आप को पावरफुल समझता है या उस तरीके से देखा जाता है, जैसे एक बड़ा बच्चा या एक लड़का जो एक श्रेणी से आता है जहाँ पे उसके विरुद्ध कुछ कह नहीं सकते हैं, या एक ऐसा लड़का या लड़की जो जाना जाता है कि इसमें बहुत एग्रेशन है, ये
और लोगों को हानि पहुंचा पाता है, इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो अक्सर बुली बनते हैं या बुलिंग करते हैं। और उस बुलिंग से जो दूसरा बच्चा है जिसको विक्टिम कहा जाता है अक्सर, उस पे एक अलग अलग तरीके की हानि पहुंच सकता है। बुलिंग अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ वर्बल होता है, अगर किसी को आप गाली दें, उसको बहुत बुरे तरीके से कुछ कहें, निंदा करें, क्रिटिसाइज करें, औरों के सामने उसको नीचा दिखाएं, ये सारी चीज जो है ये वर्बल बुलिंग हुआ। फिजिकल बुलिंग होता है जहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार सकता है, पुश कर सकता है, उसकी चीज़ों को तोड़ सकता है, डरा धमका के रख सकता है, ये एक तरीके का बुलिंग होता है। एक सोशल बुलिंग होता है जहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे को इस तरीके से ट्रीट करता है औरों के सामने कि वो शर्मिंदा हो जाता है, उसको ऐसे ऐसे नाम पुकारेगा या उसके रेपुटेशन को बिगाड़ेगा, उसके बारे में कहानियां फैला सकता है जिससे उस दूसरे बच्चे को हानि पहुंच सकती है। और आजकल इंटरनेट, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से एक डिजिटल बुलिंग होता है जो कि बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उसका जो असर है वो बहुत गहरा हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप की जो बुलिंग है हमें जो दिखता है वो सब जगह दिखता है। बुलिंग के बारे में जब बात करते हैं हम अक्सर स्कूल के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली बुलिंग फैमिलीज में होता है, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ होता है, प्लेग्राउंड जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं वहाँ होता है, आप अगर एक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, बस लेते हैं, मेट्रो लेते हैं, वहाँ बुलिंग हो सकती है। लेकिन बुलिंग का एक और जो पहलू है या एक कैरेक्टर है कि वो रिपेटिटिव होता है खासकर, और इसीलिए स्कूल्स में देखा जाता है, फैमिलीज में देखा जाता है कि एक पावरफुल इंसान दूसरे एक बच्चे को या इंसान को बार बार बुली करता है और अक्सर एक मकसद के साथ, ताकि उसको नीचे दिखा पाए या छोटा दिखा पाए या उसको ह्यूमिलिएट कर पाए, उसको शर्मिंदा कर पाए, इस मकसद से किया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभी बच्चों को पता नहीं चलता कि उनके व्यवहार का असर दूसरे पे क्या हो रहा है। कभी कभी ये बात कहते हैं वो कि मैं तो मजाक में कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था आपको ऐसा बुरा लग रहा है, ऐसे भी कहते हैं। तो कभी कभी बुलिंग का जो असर है वो जो बुली है उसको समझ में नहीं आता, ये भी है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन ज़्यादातर समय कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि मैं अगर ये करता भी हूं तो मुझे कोई रोकेगा नहीं, मैं इसका कोई अंजाम नहीं होगा, आई विल गेट अवे विद इट। हाँ, तो एक इम्प्यूनिटी होती है बुलिंग के अंदर, वो भी एक बड़ा हिस्सा है। डॉक्टर सेन, एक बुली के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए? जो बच्चा दूसरे बच्चों को तंग कर रहा हो और उसको उसमें खुशी मिल रही हो, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, आपका ओवर 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, क्या कोई केस आपके पास आया है? क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका क्या एडवाइस रहता है दोनों के लिए, जो बच्चे बुली हो रहे हैं और जो उनको बुली कर रहे हैं? ऐसा है कि जब ये हमारे सामने आता है और जब इस सच्चाई को लोग पहचानने लगते हैं, आमतौर पे जो विक्टिम है या जिसको बुली किया जा रहा है उस पे नजर जाता है और अक्सर हम उस पे क्या बीत रही है मानसिक तरीके से, उसका क्या अंजाम होगा, उस पे नजर देते हैं, जो कि सही है क्योंकि उन पे बहुत गहरा मानसिक चोट पहुंच सकता है। कुछ इमीडिएटली दिखता है, जैसे बच्चे जो जब बुली होते हैं उनमें फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं। छोटे बच्चे अक्सर उठ के कहेंगे मुझे स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, या उल्टियाँ होने लगी हैं, तो इस टाइप की चीज़ें होने लगती हैं। उसके आगे उनकी आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, उसके भी आगे उनको एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण फिर दिखने लगते हैं और अंत में जाके कभी कभी बच्चे बुलिंग की वजह से कभी कभी अपने आप को हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जिसे सेल्फ हार्म कहते हैं, अपने आप को करना। जब एक्सट्रीम में चला जाता है, कभी कभी हमें पता है कि भी इसके कारण होता है, बुलिंग के कारण अल्टीमेट फाइनली कुछ बच्चे ये कदम भी उठा लेते हैं और हो रहे हैं, और हो रहे हाल ही में हैं, काफी केस रिपोर्ट हुई हैं इसके। जी हाँ। तो ये जो रेंज है कॉन्सिक्वेंसेस का, इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस का, ये बहुत ब्रॉड है, बहुत कुछ हो सकता है इसके कारण। ये तो इमीडिएट हुआ, लेकिन इसके आगे कुछ बच्चे जो कुछ कह नहीं पाते हैं और सहन करते रहते हैं, उन पे बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है। उनके ज़िंदगी में आगे चल के जो रिश्ते बनते हैं वहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होता, वो काम पे भी जाके डरते हैं। जब उनके और गहरे रिलेशनशिप बनते हैं, दोस्त बनते हैं, वो वहाँ भी अपने आप को वल्नरेबल पाते हैं और फिर से बुली हो जाते हैं फिर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बातें ये चलती रहती हैं उनकी ज़िंदगी में, जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं। वो ट्रॉमा का एक असर दिखता है उनके ऊपर। बुलिंग का जो असर है वो बहुत गहरा हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो इसको सीरियसली लेना बिल्कुल एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए और सब जगह पे, है ना। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो बुली है उसको ये समझना चाहिए कि उसका व्यवहार का असर अगले पे क्या हो रहा है। एजुकेशन अबाउट बुलिंग इन अ कम्युनिटी, जैसे स्कूल के कम्युनिटी में बुलिंग के ऊपर बात होना, चर्चा करना,
उसके ऊपर वर्कशॉप्स करने, क्लासरूम में उसके ऊपर डिस्कशन करना कि बुलिंग है क्या चीज़, और अगर उसमें कुछ बच्चे हैं जो आगे आके कह सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी या स्कूल बदलना पड़ा, या कोई परपेट्रेटर या बुली भी कह पाता है कि मैं पहले ऐसा करता था लेकिन अब नहीं करता हूँ, कि मुझे अब पता चला है कि मेरे व्यवहार का अंजाम अगले पे क्या होता है। तो ये जो अवेयरनेस है बुलीज के लिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ज़रूर ये है कि अगर बुली होता है तो ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, स्कूल में, घर पे भी होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे अक्सर ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्कूल में खासकर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए कि बुलीज को या बुलिंग को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और अगर दिखता है तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स या स्टेप्स होने चाहिए किसी भी स्कूल में कि हमें करना क्या है, जो बुली हो रहा है उसका ख्याल कैसे रखना है, उसको सपोर्ट कैसे करना है, उसके जो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है स्कूल में या स्कूल के बाहर, उसको हम कैसे उस रिसोर्सेस को यूज़ करें, और जो बुली कर रहा है उसके साथ इस मुद्दे को उठाना। सबसे पहले उनसे पूछना कि आप जो कर रहे थे आपको क्या लगता है ये सही है, और अगर गलत है तो उसका अंजाम क्या होना चाहिए, आप बताइए आपको क्या करना होगा अपने आप को बदलने के लिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज जो है वो बुली के ऊपर भी जाना चाहिए। बुली को केवल पनिश करने से काम नहीं बनता, जो बुली कर रहा है उसके अपने उसके भी अपने इश्यूज है, अपने भी प्रॉब्लम्स है, उसकी हो सकता है आत्मविश्वास में कमी है, उसको भी बुली किया गया है कहीं पे, घर पे या कहीं और पे, तो वो भड़ास वहाँ पे आके निकाल रहा है या अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, उसको भी समझने की ज़रूरत होती है ताकि हम उस बच्चे को भी सपोर्ट कर पाएँ। लेकिन एक कॉन्सिक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि पूरी कम्युनिटी को दिखे कि ये बिल्कुल इसमें टॉलरेंस नहीं है, और स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, ये सब एक साथ हैं इसमें। अगर ये उनको पता चले कि इसमें कोई छूट नहीं होगा, कि आप इसमें छूट नहीं सकते हैं, आप बुली करके बिल्कुल निकल नहीं सकते हैं, तो फिर उसका एक कल्चरल चेंज आने लगता है। तो कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा काम होता है। कभी कभी जब एनवायरनमेंट कोऑपरेटिव नहीं होता है, जब स्कूल भी नहीं समझ पा रहा है, टीचर्स नहीं समझ पा रहे हैं, फ्रेंड्स तो बहुत दूर की बात है, तो हाउ डू यू हैंडल दोस केसेस? कुछ सिचुएशंस में तो एनवायरनमेंट के साथ काम करना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हो सकता है जो लोग पावर में हो, जिन लोगों की हेल्प हमें चाहिए होती है टू सपोर्ट द चाइल्ड, कभी कभार बुलिंग शायद उनसे भी आ रहा हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट टीचर्स भी कभी कभार बुली कर सकते हैं बच्चों को। ऑफकोर्स टीचर्स का कर्तव्य होता है बच्चों को सिखाना, उन्हें करेक्ट करना, बट कभी कभार वो करेक्शन शेमिंग में चला जाता है कि बच्चे ने अगर काम नहीं करा तो हम उनके बारे में पर्सनल रिमार्क कह रहे हैं, या फिर उनके अपब्रिंगिंग के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में कमेंट्स कर रहे हैं क्लास में। काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर वो बातें करना। ऑफ कोर्स उस सिचुएशन में हमेशा हमें इंश्योर करना होता है, स्पेशली इन अ स्कूल, एटलीस्ट नाउ ऑल स्कूल्स हैव साइकोलॉजिस्ट या एक काउंसलर ऑन बोर्ड होते हैं। मोस्टली हर स्कूल में कोई ना कोई एक टीम होती है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट दोस मॉडरेटर्स कि टीचर एंड बच्चे के साथ कोई और हो क्लासरूम एनवायरनमेंट में, चाहे वो प्रिंसिपल हो या कोई भी हो, एंड पेरेंट्स को टाइम से बता पाना, फिर उनका मॉडरेशन भी ले पाना, ताकि बच्चा सिंगल आउट ना हो और सिर्फ बच्चा ना लड़ रहा हो किसी टीचर के साथ। दैट्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज, जब हमारे थेरेपी में जब आते हैं बच्चे जो बुली करते हैं, आई थिंक उन्हें काफ़ी बार उन्हें मौका ही नहीं मिलता टू टॉक अबाउट कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्हें बोल दिया गया कि जो तुमने करा है गलत है, आप ये कैसे कर सकते थे, एंड देव बिन पनिश्ड, कि आपको पनिशमेंट मिल गई है, बट आपको मौका नहीं मिला टू एक्सप्लेन कि मुझे क्या फील हो रहा था उस मोमेंट में, कि मैंने ऐसा क्यों करा। कभी कभार फिर ये भी डर होता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया वो हो गया, क्लास में कोई मुझे अपनाएगा नहीं, क्लास में अब कोई मुझसे बात नहीं करेगा, या फिर लोग अब समझेंगे नहीं मेरी बात, तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि अब कोई मौका नहीं होगा उनके पास। तो आई थिंक उन्हें समझाना कि नहीं, देयर आर स्टेप्स वी कैन टेक, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, हम क्लास में जाके वी कैन रिपेयर रिलेशनशिप्स। तो एंड ये जो बच्चे बुली करते हैं दूसरे बच्चों को, ये क्यों करते हैं? इज इट बिकॉज ये पॉपुलर बनना चाहते हैं या जानबूझकर करते हैं? पॉपुलैरिटी के लिए भी कर सकते हैं, स्पेशली फॉर अ लॉट ऑफ किड्स जहाँ पे उन्हें बाकी एवेन्यूज़ ना मिले, जहाँ पे वो शाइन कर पा रहे हैं, या जहाँ पे वो एंगेज कर पा रहे हैं। शायद पढ़ाई में इतना वो एंगेज नहीं कर पा रहे हैं, दे हैवंट फाउंड एवेन्यूज़, चाहे स्पोर्ट्स हो, क्रिएटिविटी हो, जहाँ पे वो शाइन कर पा रहे हो, एंड देन दे फाइंड दीज एवेन्यूज़ जहाँ उन्हें लगे कि ओके दिस इज़ वन वे जिससे मुझे स्पॉटलाइट मिल रही है, दिस इज़ वन वे जिससे लोग सुन रहे हैं मेरी बात फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्लास। वो भी हो सकता है कभी कभार ये भी होता है कि आपकी खुद की कोई फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, मे बी कोई और आपको बुली कर रहा है, एंड उसकी वजह से अब आपको लग रहा है क्लास में मैं अपना वो फ्रस्ट्रेशन शायद निकाल पाऊँ किसी और पे, क्योंकि शायद मे बी घर पे कुछ हो रहा है एंड वहाँ पे मैं कुछ कह नहीं पा रहा, तो मैं क्लासरूम में कर लूँ।
आप हमें बता सकते हैं कि अगर कोई विक्टिम आपके पास आए हो, विक्टिम ऑफ बुलिंग, तो आप उस केस को कैसे हैंडल करते हैं? पहले मैं आपको कहूँगा कि हमारे संस्था में चिल्ड्रन फर्स्ट में हम विक्टिम शब्द का उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा। हम सर्वाइवर कहते हैं उनको। हमारा ये मानना है, विश्वास है कि अगर कोई बुली हो भी रहा है तो उसमें ये स्ट्रेंथ है या रेजिलियंस है कि उससे वो लड़ पाए, वहाँ से उभर के निकल पाए, तो इसीलिए हम उनको सर्वाइवर कहते हैं। जब हम विक्टिम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो हम समझते हैं कि हर इंसान में, हर बच्चे में वो काबिलियत है कि वो बुलिंग के विरुद्ध लड़ पाए। 14 साल का बच्चा था, उसके पेरेंट्स हमारे पास उस बच्चे को ले आए इस चिंता के साथ कि ये स्कूल नहीं जा रहा। जब मैंने उस बच्चे के साथ बात की और पेरेंट्स के साथ बात की, मुझे देखा कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन उनमें कुछ फ़र्क थे। यानी एक फ़र्क ये था कि जबकि वो ध्यान दे पाता था उन चीज़ों में जहाँ पे वो इंटरेस्टेड था और बहुत जल्दी सीख जाता था, कॉन्सेप्ट्स उसके बहुत क्लियर थे, लेकिन उसका ध्यान नहीं टिकता था क्लासरूम में। तो क्लास में जो हो रहा है, जो कि अक्सर उसके लिए बोरिंग होता था, वो वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाता था, क्लास वर्क नहीं खत्म होता था उससे, और इस वजह से और बच्चे उसके मजाक उड़ाते थे। एक और था हिस्सा, जबकि वो बायोलॉजिकली एक लड़का था, उसको लगने लगा कि वो, उसका शरीर जो है लड़के का है, लेकिन एक्चुअली वो एक लड़की है, जो कि आजकल जेंडर डिस्फोरिया अक्सर हमें दिखता है। वो जेंडर डिस्फोरिया भी था उसके अंदर, और इसलिए उसके जो एक तरीके से मैनरिज्म्स थे, जिस तरीके से पेश आता था, जिस तरीके से बात करता था, उसको लेके भी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसको अलग कर देते थे कि तू हमारे साथ नहीं खेल सकता, तो हमारे साथ बाहर मत जाइयो, तू क्लासरूम में बैठ के टिफिन खाना है तुझे जब ब्रेक होगा। तो जब ऐसे उस एक्सपीरियंस होने लगे, उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना स्कूल। जब ऐसा हुआ उसके साथ, तो और उसके पेरेंट्स मेरे पास आए, तो मैंने कहा ये तो गलत है जो हो रहा है, दिस इज बुलिंग, जो हो रहा है वो बुलिंग हो रहा है, और आपको स्कूल के साथ इस मुद्दे को उठाना है। तो हमने स्कूल के साथ कनेक्ट किया, उनको चिट्ठियाँ लिखी ताकि वो भी इस चीज़ को सीरियसली ले, और ये स्कूल सेंसिटिव था, उन्होंने मुद्दे को उठाया। ये इन बच्चों के साथ बात की, पूरे उसको जब वो नहीं था तो सारे क्लास के साथ बात की, ये देखिए जो बच्चा है ये आपकी कम्युनिटी का मेंबर है, आपकी क्लास का मेंबर है, और सबकी जिम्मेदारी है कि इसका देखभाल करें, जैसे हम एक दूसरे का देखभाल करते हैं। और इनमें फ़र्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको अलग कर देंगे। इससे हुआ क्या, उस क्लासरूम में जो कुछ बच्चे थे, 4, 5, 6 बच्चे थे जो जिम्मेदार थे, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया, और जब बच्चा ये वापस गया तो उसको वेलकम किया, उसको अपनाया अपने ग्रुप के अंदर, और कुछ दिनों के 1-2 साल के बाद ही वॉज फ्लरिशिंग, बहुत ही अच्छा करने लगा, वो बच्चा उभर गया बिल्कुल हर तरीके से, उसके विकास में और जिस तरीके से वो उसके कॉन्फिडेंस में आपको दिखने लगा कि कितना परिवर्तन आ गया है। बच्चों के बीच में लड़ाई तो होती है, तो एक पेरेंट के लिए वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आम लड़ाई और बुलिंग के बीच में? लड़ाइयाँ तो भाई भाई में भी होता है, दोस्तों में भी हो जाता है अक्सर, है ना। अगर ये एक पैटर्न है जहाँ पे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसमें एक ज़्यादा पावरफुल है, और उसी से जो अग्रेशन है, जो हानि है, दूसरे बच्चे के ऊपर जा रहा है, और वो अगर रिपीटेटिव है, वो बार बार हो रहा है, वो एक पैटर्न बन गया है, तो फिर उसको बुलिंग कहेंगे। अगर कुछ बच्चों के अंदर, दोस्तों के अंदर, 2 भाई या भाई बहन के अंदर कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उसको रिजॉल्व भी कर लेते हैं, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, उनकी रिश्ते उस तरीके से अफेक्ट नहीं होते हैं, तो फिर वो बड़े होने का एक हिस्सा है। ये तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। मतलब अगर आप में कुछ अनबनी हो, या कभी कभी एक दूसरे पे गुस्सा आ गया, या चिड़चिड़ापन आ गया किसी और कारण से, कुछ कह दिया आपने, कुछ कर दिया, लेकिन आप मान गए कि वो गलती थी मेरी, और उसको आप रिजॉल्व कर पाए, तो फिर तो ठीक है, यू कैन लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। आप उस तरीके से आप अपना रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये पैटर्न बन जाए जिसमें एक बच्चा ज्यादा पावरफुल है, बार बार दूसरे बच्चे को हानि पहुंचा रहा है, जहाँ पे वो दूसरा बच्चा जो है वो इमोशनली, मानसिक तरीके से, अपने शारीरिक तरीके से भी उसको गहरा असर कर रहा है। कोई सेगमेंट, पर्टिकुलर सेगमेंट के बच्चे होते हैं जो पर्टिकुलरली टारगेट होते हैं? जी हाँ। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कुछ बच्चे हैं जो इजी टारगेट्स कहा जाता है, जो बुलीज हैं, उनको पता चल जाता है कि इन बच्चों को अगर मैं बुली करूं तो ये रिटेलिएट नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे ही उनकी आत्मविश्वास में कमी है, या वो मार्जिनलाइज्ड है। जैसे कोई बच्चा, जैसे आपने कहा कि जो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा है, हो सकता है उसको लर्निंग में कुछ इशू हो, या जैसे जिस बच्चे की बात की हमने, उसमें एकाग्रता में कमी थी उसकी, या वो अपने जो जेंडर है, जेंडर आइडेंटिटी के साथ जूझ रही थी, उसको कंफ्यूजन था, समझ नहीं पा रही थी वो। तो इन सब चीज़ों के कारण वो विक्टिम हो सकते हैं। जो बच्चे किसी और कास्ट से या क्लास से आते हैं,
जैसे आजकल EWS के बच्चे जो होते हैं जी, बिल्कुल। उनको अक्सर अलग कर दिया जाता है, उनकी बुलिंग होती है। इनफैक्ट हमने देखा कि टीचर्स भी कभी कभी उनकी बुलिंग करते हैं, जाने अनजाने में बुलिंग हो जाती है उनकी, राइट। या कोई दूसरे रिलीजन से है, कोई खाना कुछ अलग खाता है, उसका नाम में कुछ फर्क है, या वो दिखता अलग है। कभी कभी जो बच्चे थोड़े से कह लीजिए डिसेबिलिटी या डिसेबल्ड होते हैं तो वो दिखते अलग हैं और वो अक्सर बुली का शिकार हो जाते हैं। फिर जैसे कभी कभी जब एक बच्चा माइग्रेट होकर किसी और शहर से आता है, उसकी भाषा अलग है, मातृभाषा अलग है, वो खाना जो ले जाता है टिफिन वो बिल्कुल अलग है ना, तो उसके ऊपर बच्चे चिढ़ाने लगते हैं, बुली करने लगते हैं, उसको टारगेट बना लेते हैं। और जो बुलीज हैं खासकर वो फिर इनको टारगेट करने लगते हैं। वो कौन से मिस्टेक्स है जो स्कूल्स को अवॉइड करना चाहिए व्हाइल हैंडलिंग बुलिंग केसेस? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर सेन भी कह रहे हैं इज़ दैट हम जो बच्चा बुलिंग के थ्रू जा रहा है उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डालें। अगर कोई बच्चा आके बता पा रहा है हमें, इवन इफ अगर हम उस सिचुएशन में नहीं थे एज एन एडल्ट, इट्स इंपॉर्टेंट हम उन्हें सीरियसली ले, उनकी बात जो हमें बता रहे हैं उसमें वी लुक इन टू इट एंड फिर एक्शन लेने की कोशिश करें। दी अदर मिस्टेक इज़ बहुत टाइम स्कूल में या ऐसे ही घर पे हम रेजोल्यूशन को फोर्स कर देते हैं कि नहीं भूल जाओ, आप सुलह कर लो, बट दैट्स ऑल्सो नॉट ऑलवेज हेल्पफुल, क्योंकि जो बुली हुआ है अगर उन्हें कोई हानि पहुंची है या उन्हें नीचा दिखाया गया है, इट्स डिफिकल्ट, वो ऐसे ही नहीं भूल सकते उसको, राइट। वो भी चाहेंगे कि इसके बारे में कोई इसे एड्रेस करे, इसके बारे में बातें हो कि ऐसे आप मुझसे बात नहीं कर सकते एंड उसके लिए कोई रूल्स हो, प्रोटोकॉल हो। आई थिंक दैट्स द अदर मिस्टेक। थर्ड थिंग आई वुड से, बहुत बार क्या होता है कि आप बुली से बात कर लेते हैं, जो बच्चा बुली हो रहा है उससे बात कर लेते हैं, बट आप लार्जर क्लासरूम में कॉन्वर्जेशन नहीं करते और बाकी क्लास में वो गॉसिप की तरफ फैलने लग जाता है, अफवाह फैलने लगती है कि देखा देखा क्या हुआ, और या फिर कभी बच्चों को मज़ा भी आ रहा होता है कि देखो क्लासरूम डिस्टर्ब हो गया, पढ़ाई नहीं हुई, हमारा पीरियड फ्री हो गया। तो आई थिंक जब आप लेके जाते हैं क्लास से उन दो बच्चों से बात करने के लिए, आई थिंक बाकी क्लास से भी बात करना, उनसे बाईस्टैंडर इफेक्ट के बारे में भी बात करना कि हम सबको बोलने की, यू नो, वी ऑल हैव टू फील एम्पावर्ड कि हम सब बोल पाए इस चीज़ों के अगेंस्ट, इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मगर एंड टीनेजर्स के साथ तो ये सारे अप्रोचेस जो डॉक्टर सैन ने हमें बताया सब फेल हो जाते हैं। कभी कभी दे डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, दे डोंट केयर कि क्या होगा उनके साथ। तो उस स्टेज को कैसे हैंडल करें पेरेंट्स? बिफोर वी गो इनटू कि हैंडल कैसे करें, आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टीनेजर्स के साथ एक्चुअली वो ज़्यादा चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं कंपेयर टू जब हम छोटे होते हैं। बिकॉज आई थिंक जब आप टीनेज ईयर्स में आ जाते हैं, जो आप अपनी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी फॉर्म कर रहे होते हैं, तो जो पहले आपके आसपास जितने भी अडल्ट थे पहले आपको बता देते थे कि ऐसा करना है वैसा करना है, बट अब आप खुद सोचना चाह रहे हैं कि मेरे आइडियाज़ क्या हैं ऑफ जस्टिस, मेरे आइडियाज़ क्या हैं ऑफ यू नो कैसे मैं बिहेव करना चाहता हूँ, कैसे मैं रिलेशनशिप्स रखना चाहता हूँ लोगों के साथ। एंड आई थिंक जब वो पुश एंड पुल आता है ना कि लोग कह तो रहे बट मैं क्या सोचता हूँ एंड क्या मैं बोल पाऊंगा मैं क्या सोच रहा हूँ, एंड वो जब पुश एंड पुल आता है तो उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, काफ़ी इमोशंस इंक्रीज हो जाते हैं एंड ऑलरेडी काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में भी चल रहा होता है, पढ़ाई ज़्यादा डिफिकल्टी हो गई है, एवरीथिंग बिकम्स मोर डिफिकल्ट। आई मीन हम सारे टीनेजर्स रहे हैं, आप ही टीनेजर थे, आई वाज आल्सो टीनेजर, और जब हम पेरेंट बनते तब पता लगता है कि हमने अपने पेरेंट्स को कितना तंग करा। बट डू यू सी अ डिफरेंस हमारे टाइम और प्रेजेंटली इस जनरेशन में? आई थिंक इस जनरेशन में डेफिनेटली अगेन दे हैव और भी चीज़ें हैं जिसके साथ उन्हें डील करनी पड़ती है। आई थिंक वन थिंग जो जब मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, स्पेशली टीनेजर्स, जो मेरे लिए स्टैंड आउट करता है कि जब मैं स्कूल में थी, अगर इफ़ आई वॉज हैविंग अ बैड डे, अगर मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा होता था तो बस वो उन घंटों की बात होती थी, मैं घर आ गई, मैं भूल गई स्कूल के बारे में। बट अब आप घर आ जाते हो फिर भी साइबर बुलिंग हो रही होती है, जो स्कूल में इंसिडेंट्स होते हैं उसी के बारे में आप ऑनलाइन भी सुन रहे होते हो, लोग आपके बारे में, आपके क्लासमेट्स आपके बारे में कॉमेंट कर रहे होते हैं, तो आपको इट्स कॉन्स्टेंट। अब जो डिजिटल एक्सेस है उसकी वजह से आई थिंक काफ़ी ये तकलीफ़ें भी बहुत कांस्टेंट हो जाती है और आपको कभी उससे ब्रेक ही नहीं मिलता। तो आई थिंक बिकॉज दे आर डीलिंग विद दैट, उन्हें और भी समझदारी से काम करना पड़ता है, उन्हें और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती हैं एंड दैट डेफिनेटली बिकम्स डिफिकल्ट एंड उसकी वजह से भी काफ़ी और तनाव आने लगता है बच्चों में, जो हम देख रहे हैं। बैड बिहेवियर को करेक्ट कैसे करें? क्या पनिशमेंट देनी चाहिए? सबसे पहली बात है कि बैड बिहेवियर को समझें, करेक्ट करने की ना कोशिश करें। मेरा पहला बट कभी कभी डॉक्टर सैन बहुत जी यू नो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है पेरेंट्स को, उनकी भी पेशेंस काफी रन आउट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जैसे एन कह रही थी कि ये टीनेज ईयर्स जो हैं, खासकर किशोर अवस्था में, और बहुत कुछ हो रहा होता है उनके अंदरूनी दुनिया में, उनके संपर्कों में, जो कि घर से बाहर है। बड़े सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, प्रेशर होते हैं, सोशल मीडिया है,
अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश, अपना इमेज को बरकरार रखना, बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चीज़ों के साथ जूझ रहे होते हैं ये बच्चे। और उनमें अगर कभी कभी मूड स्विंग्स हो गए या कभी उन्होंने आपको उल्टा जवाब दे दिया, कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करें। ये सोचें कि ये आपके बारे में नहीं है। आप जो बड़े हैं, आप पेरेंट हैं, आप टीचर हैं, वो एक तरीके से आप ये सोचें कि ये इनकी दुनिया कितनी डिस्टर्ब्ड होगी, इनकी दुनिया में कितना कुछ उथल पुथल चल रहा होगा जिसके कारण ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अगर उस मुद्दे को हम बच्चों के साथ डिस्कस कर पाएं, अगर हम एक सेफ जगह बना पाएं, अगर हम अपना रिलेशनशिप पे काम कर पाएं, अपने कनेक्ट पे काम कर पाएं, जो रिश्ता है हमारा, तो फिर आगे मतलब कुछ समय के बाद किशोर अवस्था में भी, टीनेज ईयर्स में भी धीरे धीरे बच्चे खुलने लगते हैं आपके सामने। अगर आप बच्चों को सुन पाएं तो वो आगे चल के धीरे धीरे समझेंगे कि आप सही वजह के कारण, अच्छे इंटेंशन के साथ, सहानुभूति के साथ, समझ के साथ उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। आपके एक्सपीरियंस से आपको लगता है कि ओपन कॉन्वर्जेशंस, ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशंस पनिशमेंट से ज्यादा इम्पैक्टफुल रहते हैं? कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों की जिंदगी में आप शामिल हों, उनको सही तरीके से, अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो उनके साथ संपर्क बनाना पड़ेगा। अगर अब केवल डांट के, बाउंड्रीज बना के, पनिश करके और डिसिप्लिन करके अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को सुधारें, तो बच्चे, खासकर आजकल के बच्चे जिनमें इतने सारे और इन्फ्लुएंसेस हैं, वो कहाँ मानेंगे आपकी बात। हो सकता है आपके सामने मान जाए, आपको लगे कि आपके सामने तो सही कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे उनके पास और कई साधन हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या म्यूजिक सुनते हैं। अगर अब वो चाहें तो आपको बिल्कुल अलग लग सकते हैं उन चीज़ों से। तो अगर आप चाहते हैं एज अ पेरेंट उनकी ज़िंदगी में आप शामिल हों, तो सबसे पहले अपने संपर्क पे नज़र दीजिए कि कैसे उनको समझे, उनको भी रिस्पेक्ट करें। हर बच्चे को भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, डिग्निटी की ज़रूरत होती है। अगर आप इस तरीके से पेश आए उनके साथ कि वही आप छीन लेते हैं उनसे, तो फिर वो आपसे नहीं बात करेंगे, आपके सामने नहीं खुलेंगे। हो सकता है कि जो बैड बिहेवियर्स है ये धीरे धीरे और बढ़ता रहे। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जो कि हो सकता है कि 13-14 साल की उम्र में खुद गए हैं अपने माँ बाप के पास और कहा है कि देखिए मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे स्कूल में बुलिंग हो रही है, मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ मुझे एंग्जाइटी होती है। और माँ बाप ने कहा कैसे हो सकता है, आप तो बिल्कुल, आपके पास सब कुछ है, हम आपको सब कुछ देते हैं, आप हमसे बात कीजिए। और जब वो बात सुनी नहीं जाती है उनकी, बल्कि उनके बिहेवियर्स के ऊपर जजमेंट पास किया जाता है, निंदा किया जाता है या पनिशमेंट मिलता है उनको, वो बच्चे धीरे धीरे ऐसा काम करने लगते हैं जैसे सब्सटेंस मिसयूज, जैसे स्क्रीन एडिक्शन, जैसे वायलेंट बिहेवियर्स, ये सब धीरे धीरे उभरने लगता है। तो ये बात समझने वाली है कि ये जो है, अगर हम केवल सख्ती के साथ पेश आए अपने बच्चों के साथ, तो आगे चल के जो बैड बिहेवियर्स है वो और बैड हो जाएगा। मैं एक पेरेंट की तरफ से पूछ रही हूँ कि हाउ डू यू टीच चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएं टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस? तो ये भी समय के साथ साथ होता है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप गौर करेंगे कि जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, चलना सीख रहे होते हैं, और कोई बच्चा चलते चलते गिर जाता है, तो हम जाके बच्चे को उठाते हैं और फ्लोर को मारते हैं, एज इफ की फ्लोर की गलती है कि इनको चोट आई है। तो हम जो अकाउंटेबिलिटी है उसको सेपरेट कर देते हैं कि आपकी गलती नहीं है, ठीक है ना, आप गिरे, राइट, गलती तो फ्लोर की है कि आपको लगा चोट, है ना। और उसी तरीके से जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, अगर बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बड़ों के ऊपर कि आपने क्या किया इस बच्चे को संभालने के लिए, आपने किस तरीके से उसकी परवरिश की है, खाना ठीक से दिया है कि नहीं, नींद लेता है कि नहीं बच्चा, अगर बच्चे के अंदर कुछ टेंशन है या कुछ चिंताएं हैं, क्या उसको आप अटेंड कर पाए हैं, तो जिम्मेदारी बड़ों पे होती है। ये जो किशोर अवस्था का जो टाइम है ये काफ़ी लंबा है, एक्चुअली 15 साल तक चलता है, एडोलेसेंस जिसे कहते हैं। 15 साल तक हमारा ब्रेन जो है धीरे धीरे मैच्योर होता रहता है, और ये जो जिम्मेदारियां हैं धीरे धीरे बच्चे अपनाने लगते हैं। आमतौर पे 13 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर औरों को दोष देते हैं, अपने से गलतियां हो गई, कुछ ठीक नहीं चला, तो वो कहते हैं कि मेरे दोस्त की वजह से हुआ, या टीचर ने ऐसा कह दिया, आपने मुझे डांटा इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। और आप गौर करेंगे कि हमारे समाज में बड़े भी ऐसा करते हैं, कुछ गलती हो गई, आप देख लीजिए, है ना, कि आपके लिए वो पॉलिटिशियंस को देखिए, वो हर वक्त औरों को दोषी ठहराते हैं, ठीक है ना, सब जगह दिखता है। ये मॉडलिंग जो है, कोई अपना जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो ये जो उसूल, वैल्यू कह लीजिए, जो हमारे समाज में शायद थोड़ा कम है ना,
तो उसको नर्चर करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो डिस्कशंस होती हैं कि आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए, और धीरे धीरे इन डिस्कशंस के माध्यम से बच्चों को ये एहसास दिलवाना कि अगर आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हो ना, अगर अपने अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हो, तो आपका जो व्यवहार है, आपका जो ज़िंदगी के जो मकसद हैं, वो हर वक्त कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कंट्रोल आए, तो आप जिम्मेदारी लेना शुरू करो तो कुछ कर पाओगे। नहीं तो आपको हर वक्त लगेगा कि कोई ना कोई मेरा जो है प्लान है वो बिगाड़ रहा है, मेरी जो ज़िंदगी है उसको बिगाड़ रहा है, तो फिर हर वक्त नाखुश तो रहोगे ना। तो अगर आप खुश भी रहना चाहते हो तो उसको अपनाओ, फिर कुछ कर पाओगे इसके बारे में। तो ये जो एक समझ है अपने ज़िंदगी के बारे में, और एक तरीके से आप कह सकते हैं बड़े होने का जो एक सिलसिला है, जो इसको समझने के लिए ये जो आइडियाज़ हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको समझना ज़रूरी हो जाता है। आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि बच्चों का बुरा व्यवहार अक्सर उनकी किसी अनकही तकलीफ का नतीजा होता है। अगर हम वक्त रहते इसे समझ ले तो हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकते हैं। डॉक्टर अमित एंड प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जरूरी बातचीत के लिए। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड देखकर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही बच्चों की दुनिया को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्ते। बातें दिल की, बातें दिल की।